आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस के राजा लुई 16वें को धन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता के कारण उसे फ्रांस की स्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाने के लिए सहमत होना पड़ा। वह उसकी नए ऋण लेने तथा करों को लगाने के लिए सहमति चाहता था। फ्रांस के समाज के तीनों स्टेट्स के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन वे सभी स्टेट्स अलग अलग सभा किया करते थे। 17 जून 1789 को तीसरे स्टेट्स के लोगों ने दावा किया कि वे फ्रांस की लगभग 96% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे ही वास्तविक राष्ट्रीय असेंबली हैं। उन्होंने 20 जून 1789 को देखा कि उनके सभा कक्ष पर शाही रक्षकों ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन वे तो सभा करने का पूरी तरह दृढ़ निश्चय करके आए थे, इसलिए वे पास ही स्थित शाही टेनिस कोर्ट के एक संविधान पर कार्य शुरू करने के लिए चले गए। अब राजा लुई 16वें ने पूरी तैयारियों के साथ राष्ट्रीय असेंबली की हो रही सभा को तितर बितर करने की योजना बना ली। सभाएं बुला ली गई। वह तृतीय स्टेट्स की असेंबली के प्रमुख नेताओं को कैद करने के बारे में सोच रहा था। 14 जुलाई 1789 को प्रातः को पेरिस शहर हरकत की स्थिति में आ गया। राजा लुई 16वें ने शहर में और अधिक सेनाएं बुला ली। अफवाहें फैल गई कि फ्रांस का शासक सेना को जनता पर गोली चलाने की आज्ञा शीघ्र ही देने वाला है। 7000 पुरुष एवं महिलाएं शीघ्र ही टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने अनेक सरकारी इमारतों पर धावा बोलकर उनमें हथियारों एवं युद्ध सामग्री की खोज शुरू कर दी। अंत में सैकड़ों लोगों ने पेरिस शहर के पूर्वी भाग की ओर प्रस्थान किया तथा बास्तिल नामक किला कारावास पर हमला बोल दिया। बास्तिल जेल खाने के कमांडर की हत्या कर दी गई एवं सभी कैदियों को छुड़वा लिया गया। इस कारावास के विध्वंस को फ्रांस के निरंकुश तानाशाही शासन के पतन के प्रतीक के रूप में लिया गया। आगे आने वाले दिनों में पेरिस शहर एवं फ्रांस के दूर दराज के सभी भागों में अनेक विरोध मार्च तथा हिंसात्मक विरोध देखे गए। ये सभी रोटी की ऊंची बढ़ रही कीमतों के कारण हुए थे। विद्वानों ने इसे घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला के प्रारंभ के रूप में देखा, जो फ्रांस के राजा को फांसी दिए जाने की तरफ ले जाने वाली घटनाएं सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? तो सबसे पहला, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? सर्वसाधारण श्रेणी के फ्रांस के सभी लोगों को क्रांति से फायदा रहा, क्योंकि जब उन्हें सभी प्रकार के कर पुरोहित श्रेणी और कुलीन श्रेणी को देने पड़ते थे, उन्हें अधिकार नाम की कोई चीज प्राप्त नहीं थी। इस श्रेणी में गांवों के किसान, शहरों के मजदूर और मध्य श्रेणी के लोग जैसे कर्मचारी, वकील, व्यापारी, चिकित्सक आदि लोग सम्मिलित थे। क्रांति के पश्चात ऐसे लोगों को शोषण से मुक्ति मिली और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकार प्राप्त हुए। अब है, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? तो उच्च वर्ग के लोगों जो प्रथम और द्वितीय वर्गों में आते थे को अपनी शक्तियां से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि केवल इन्हीं लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ऐसे वर्गों में उच्च पादरी, सामंत और कुलीन लोग सम्मिलित थे। अब फ्रांस में समानता और बंधुत्व के आधार पर समाज का गठन किया गया। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? अब यह तीसरा है टॉपिक। निसंदेह जिन वर्गों के पास विशेषाधिकार थे, उन्हीं को क्रांति के परिणामों से निराशा हो सकती थी। चर्च की संपत्ति को छीन लिया गया और उसे जनसाधारण में बांट दिया गया। ऐसे में पुरोहित श्रेणी को काफी निराशा हुई। इसी प्रकार जब कुलीन श्रेणी के कर एकत्रित करने और खुलेआम शिकार करने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, तो उन्हें भी क्रांति के परिणामों से निराशा ही होने वाली थी। अब क्वेश्चन नंबर 3,
19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यूरोप के इतिहास पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। इसने संसार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 मुख्य विचार दिए, जिनके कारण यह क्रांति सदा के लिए अमर हो गई। विश्व, विशेषकर यूरोप के इतिहास में इसका महत्व निम्नलिखित प्रभावों के कारण है। इसके कारण फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ और देखते ही देखते मध्य वर्ग के लोगों ने चर्च की जमीनें खरीद ली। उधर सरकार ने भी अभिजात वर्ग की भूमियां हड़प ली। फ्रांस की क्रांति ने विशेषतः यूरोपीय देशों में तथा धीरे धीरे सारे विश्व में लोकतंत्र के विचारों को पनपने में सहायता की। सरकार का उद्देश्य समस्त जनता को सुखी बनाना हो गया, न कि कुछ विशेष लोगों के अधिकारों का ध्यान रखना। अब थर्ड है, इस क्रांति ने संसार के लोगों में स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भर दी और तत्पश्चात जनता को अपनी प्रभुसत्ता का ज्ञान हुआ। अब फ्रांस की क्रांति ने समानता के आधार पर अधिकार दिए जाने की विचारधारा का प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप कानून की दृष्टि में अमीर, गरीब, राजा, रंक आदि सबके अधिकार समान हो गए। शीघ्र ही वयस्क मताधिकार के आधार पर बिना संपत्ति वाले लोगों, मजदूरों और किसानों आदि को भी राजनीतिक अधिकार दिए जाने लगे। अब है, इस क्रांति ने बंधुत्व के विचार को विश्व में फैलाया। इसी क्रांति ने यह बताया कि देश के नवनिर्माण के लिए प्रेम, एकता और सहयोग आदि सद्गुणों की अति आवश्यकता होती है। अब है, फ्रांस की क्रांति द्वारा विश्व में राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन मिला। फ्रांस से प्रेरित होकर पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली आदि देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति से ही शिक्षा प्राप्त करके सभी देशों के शासक वर्ग ने अपनी जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए और इस तरह शासन में सुधार किए जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, जिन लोकतांत्रिक अधिकारों का हम आज उपभोग करते हैं और जिनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति में खोजी जा सकती है, उनकी एक सूची बनाइए। तो चलिए इसको करते हैं। उन जनवादी अधिकारों की सूची जिन्हें हम आज उपभोग करते हैं है वह समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि हम ध्यान से इन अधिकारों का निरीक्षण करें तो आसानी से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इनमें से बहुत से अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत फ्रांस की क्रांति ही है। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार फ्रांस की क्रांति की ही देन है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने समानता के अधिकार को प्राप्त करने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि वे अनेक प्रकार की समाज में व्याप्त असमानताओं से अप्रसन्न थे। क्रांति के साफ होने पर एक ऐसे समाज की नींव पड़ी जो समानता के नियमों पर आधारित थी। पादरी और कुलीन वर्ग के सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार की जननी भी फ्रांस की क्रांति ही थी। इस क्रांति ने राजा के दैवी अधिकारों को समाप्त कर दिया और जनसाधारण को सामंतों और पादरी वर्ग द्वारा थोपे गए बहुत से बंधनों को धाराशाही करके लोगों को मुक्ति दिलाई। अब लोग सभी प्रकार के अंकुशों से मुक्त थे और स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। अब है प्रजातंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के राजा और रानी को फांसी पर चढ़ाकर देश में प्रजातंत्र की स्थापना की। इस प्रजातंत्र की स्थापना के कारण अन्य सभी अधिकारों का प्राप्त होना संभव हो सका। इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार केवल लोगों के लिए ही नहीं होती, वरन वे लोगों द्वारा भी होनी चाहिए। अब है बंधुत्व की विचारधारा को प्रोत्साहन देना। ऊंच नीच की सभी दीवारों को तोड़कर फ्रांस की क्रांति ने भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया, जिससे प्रेरित होकर लोग केवल अपने कल्याण की ही नहीं वरन सभी के कल्याण की सोचने लगे। अब समाज के सभी वर्गों, किसानों, मजदूरों, कारीगरों, गरीबों, महिलाओं आदि के लिए अनेक सुधार किए जाने लगे। ऐसी भावना के जागृत होने से सभी लोगों को विभिन्न अधिकारों से लाभ उठाने के सुअवसर प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? तो इसका कैसे लिखेंगे इसका आंसर?
हाँ, हम इस तर्क से पूर्णतः सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश परस्पर अंतर्विरोध पर ही अवलंबित था। हम अपने इस निर्णय की निम्न ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। पहला, महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार नहीं दिए गए थे। दूसरा, समानता तथा स्वतंत्रता के आदर्शों की अवधारणा अनेक देशों में समान रूप से उभरी, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र में इसका अर्थ एवं उपयोग अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार किया गया अथवा उनकी व्याख्या की गई। अधिकांश देशों ने अपने उपनिवेशों की जनता को अनेक वर्षों तक स्वतंत्रता नहीं दी। अब है, विश्व भर में दासता प्रथा किसी न किसी रूप में अनेक वर्षों तक कायम रही। वेगार एवं शोषण जारी रहा। रंगभेद तथा जाति भेदभाव तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के प्रारंभ तक जारी रही। अब है, सभी देशों में एक निश्चित आयु के बाद तुरंत सभी को मताधिकार नहीं दिया गया। कई देशों में केवल 25 वर्षों की आयु के उन्हीं पुरुषों को मताधिकार मिला जो सरकार को कम से कम मजदूरों की 3 दिन की मजदूरी राशि के बराबर की राशि कर के रूप में भुगतान करते थे। फ्रांस में भी लोगों को सक्रिय एवं निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में विभाजित कर दिया गया। प्रथम श्रेणी के नागरिकों को मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के सभी पदों तक पहुंचने के अधिकार दिए गए, जबकि निष्क्रिय नागरिकों को इन सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। अब 5 नंबर, प्रायः राजनीतिक लोकतंत्र भी धनी, सुशिक्षित एवं चालाक लोगों के लिए है। गरीब, अशिक्षित, भोले भाले लोगों के लिए लोकतंत्र में सत्ता पाना आज भी स्वप्न के समान है। अनेक देशों में सैनिक, तानाशाह राजतंत्र या अल्पतंत्र हैं। कुछ ही लोग या परिवारों के लोग चुनकर बार बार आते रहे हैं। समाजवाद एक स्वप्न दिखाई देता है। सारे विश्व में एक या चंद राष्ट्र अब भी अपनी इच्छा थोपते नजर आ रहे हैं। मानवाधिकारों की प्रायः अनदेखी होती रही है। विकास कार्यों में निजी स्वार्थ तथा निजी चाटुकारिता की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? चलिए देखते हैं इसको। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। जैकोबिन सरकार के पतन ने अधिक धनी मध्यम वर्गों को सत्ता हथियाने की अनुमति दे दी। नया संविधान लागू किया गया था। इसने गैर संपदा वाले लोगों को मताधिकार देने से इनकार कर दिया। इसने ही निर्वाचित विधायी परिषदों की व्यवस्था की थी। दोनों विधायी परिषदों ने एक डायरेक्टरी को नियुक्त किया जिसमें 5 कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। इसका मूल उद्देश्य यह था कि जैकोबिन के शासनकाल की भांति किसी एक व्यक्ति की कार्यकारिणी के हाथों में सभी राजनीतिक अधिकारों केंद्रीयकरण को रोका जाए। जो भी हो, 5 डायरेक्टर्स अक्सर विधायी परिषदों के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करते ही रहते थे। इस राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान का रास्ता साफ कर दिया। अब है नंबर 5, सन 1792 ईस्वी में से 1815 ईस्वी तक फ्रांस बराबर युद्धों में फंसा रहा। इन युद्धों में एक ओर अकेला फ्रांस था और दूसरी ओर अन्य राष्ट्र। कुछ इतिहासकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध कहा है, क्योंकि यह युद्ध क्रांतिकारी फ्रांस और पुरानी व्यवस्था का समर्थन करने वाले देशों में हुआ। इस युद्ध में सैनिक दृष्टि से फ्रांस अकेला था, किंतु नेपोलियन के सम्राट बनने से पूर्व संसार के प्रायः प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ने फ्रांसीसी क्रांति के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। सन 1893 से 96 के मध्य फ्रांसीसी सेनाओं ने लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप पर विजय हासिल कर ली। नेपोलियन माल्टो, मिस्र और सीरिया की ओर बढ़ा। 1797 से 99 तथा इटली से फ्रांसीसियों को बाहर धकेल दिया गया। जब सत्ता पर नेपोलियन का कब्जा हुआ, फ्रांस ने अपने खोए हुए भूखंड वापस ले लिए। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं ताज ग्रहण कर लिया। वह फ्रांस का सम्राट बन गया। वह आसपास के देशों को जीतने के लिए निकल पड़ा। उसने ऑस्ट्रिया को 1805 में, प्रशा को 1806 में और रूस को 1807 में परास्त कर दिया। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। अंत में लगभग सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर सन 1813 में
फ्रांस को परास्त किया। बाद में इन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन पराजित हुआ। जून 1815 में वाटरलू में पुनः विजय हासिल करने की उसकी कोशिश नाकाम कर दी गई। बाद में उसे गिरफ्तार कर हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा की देन है। किसकी देन है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति होगा। अब है दूसरा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत नामक जेल को तोड़ने से शुरू हुई थी। तो यह वास्तिल नामक जेल को तोड़ने से शुरू हुई थी। इसमें वास्तिल होगा। अब है तीसरा, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में व्यवस्था कायम कर रही थी। क्या व्यवस्था कायम कर रही थी? तो सामंती। इसमें सामंती व्यवस्था हो जाएगा। अब है रूसो के सिद्धांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? सामाजिक समझौता। इसमें वर्ड में सामाजिक समझौता होगा। अब है 5, फ्रांसीसी समाज के सभी करों का भुगतान वर्ग करता था। कौन सा वर्ग करता था? तो इसका हो जाएगा तीसरा वर्ग। इसमें फ्रांसीसी समाज के सभी करों का भुगतान तीसरा वर्ग करता था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, दैवी अधिकारों का विरोध नामक दार्शनिक ने किया था। तो किसने किया था? जॉन लॉक ने। इसमें जॉन लॉक हो जाएगा। फिर है 7, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस और तथा अमेरिका की उपनिवेशों की सहायता का वचन दिया। किसको दिया? तो साथ में 13 उपनिवेशों की सहायता का वचन दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस की क्रांति में 2 और का योगदान था। तो किसका? फ्रांस की क्रांति में 2 रूसो और मांतेस्क्यू का योगदान था। अब है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस का समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो 3। इसमें 3 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, क्रांति के बाद कार्यपालिका को कहा जाता है। तो डायरेक्टरी। इसमें डायरेक्टरी हो जाएगा। अब निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? तो पहला है, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। तो यह सत्य है। इसमें सत्य करेंगे, टिक करेंगे, सही है यह। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 1789 की क्रांति का कारण नेपोलियन बोनापार्ट था। तो यह असत्य है। इसमें क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तिल जेल निरंकुश शासन का प्रतीक थी। तो यह सत्य है। इसमें टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रूसो के विचारों ने समाज को क्रांति के लिए प्रेरित किया था। तो हाँ, यह सत्य है। इसमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई से और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा। तो यह असत्य है। इसमें क्रॉस कर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, मेरी एंटोनी यह नेपोलियन की सुंदर पत्नी थी। यह भी असत्य है। इसको क्रॉस करेंगे। 7 है, 1789 ईस्वी में अकेले पेरिस में 5000 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 यह सत्य है। इसमें टिक करना है। 8, 1789 की क्रांति में ने तीसरे वर्ग को राहत पहुंचाई। तो यह है सत्य है यह। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें टिक करना है। और 9 है, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। यह भी सत्य है। इसको टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बंधुत्व का विचार फ्रांसीसी क्रांति की देन था। तो यह सत्य है। इसको भी टिक करना है। अब है कॉलम 1 का कॉलम बी से मिलान करो। तो पहला है इधर नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसमें से कौन सा लेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट को ये दे देंगे शक्तिशाली शासक। यह नेपोलियन बोनापार्ट और शक्तिशाली शासक होगा इसका। फिर है लुई 16वां। लुई 16वां का हो जाएगा अयोग्य शासक। लुई 16वां अयोग्य शासक। तीसरा है रूसो। रूसो का हो जाएगा दार्शनिक। यह दार्शनिक था। तो इसको बी में कर लेंगे, रूसो दार्शनिक। चौथा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789। या ए हो जाएगा इसका। फिर है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति का हो जाएगा 1917। डी। अब है सही उत्तर चुने। आधुनिक विश्व के निर्माण में किन घटनाओं को शामिल किया जाता है? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, नाजीवाद का उत्थान या उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें सभी आ जाते हैं। सभी घटनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, किस घटना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार दिए? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका बी, फ्रांस की क्रांति।
अब है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की महान क्रांति कब हुई? 1779 में, 1769 में, 1774 में या 1789 में? तो इसका हो जाएगा 3 का आपका डी, 1789 में। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस में किलानुमा जेल को किस नाम से पुकारा जाता था? वास्तिल, गिलोटिन, सॉकुलांत या कॉन्वेंट? तो इसका आपका हो जाएगा 4 का वास्तिल। वास्तिल नाम से पुकारा जाता था जेल को। अब 5 है, वास्तिल की घटना कब घटी? 1779 में, 1774 में, 1789 में या 1773 में? तो 5 का हो जाएगा सी, 1789 में। 5 का 1789 सी। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तिल जेल फ्रांस के किस शहर में स्थित थी? पेरिस, पेरू, पेटांगन या ब्रिमनी? तो यह थी आपका 6 का ए, पेरिस में स्थित थी। वास्तिल नामक जेल जो था पेरिस में था। 7, वास्तिल जेल किसकी प्रतीक थी? तो वास्तिल जेल स्वतंत्रता की, गुलामी की, निरंकुशता की या इनमें से कोई नहीं? तो यह है आपका निरंकुशता का सी, इसका सी हो जाएगा। 8, 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? तो इसमें हो जाएगा आपका 8 का ए, लुई 16वां। लुई 16वां ही उसका शासक था। अब है 9, लुई 9, क्वेश्चन नंबर 9, लुई 16वां किस वंश से संबंध रखता था? तो इसमें किस वंश से संबंध रखता था? यह सी है, वुम्बा वंश, इसका सी हो जाएगा। 10, 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस में शासक था तो कौन था? तो यह लुई 16वां था, नेपोलियन नहीं था, नेपोलियन बोनापार्ट भी नहीं था, यह लुई 16वां था।